नेक्स्ट क्लास है स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास। स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का यूज करके अपन स्ट्रिंग को टोकन्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोकन का मतलब पार्ट, तो स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास के मेथड्स यूज में आते हैं। यही काम स्ट्रिंग क्लास के स्प्लिट मेथड से भी हो सकता है। स्प्लिट का यूज करके स्ट्रिंग को पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो जब अपन ये स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास कर लेंगे तो आपको अपने आप इसका बेनिफिट पता लग जाएगा कि स्प्लिट मेथड और इसमें क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन देखें स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू, मैंने लिखा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। स्ट्रिंग में ये डिक्लेयर किया मैंने और उसमें ये वैल्यू असाइन करी। अब स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने j इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर q। इसको मैंने स्ट्रिंग पास कर, मतलब क्यू में जो डेटा है उसको पार्ट्स में ब्रेक करेगा। तो क्यू में है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, इसको पार्ट्स में ब्रेक करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि कितने टोकन्स हैं, मतलब कितने पार्ट्स हैं। तो उसके लिए स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का मेथड होता है काउंट टोकन्स, जो रिटर्न करता है कि कितने पार्ट्स होंगे। तो इसके कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट। द फॉल्ट इन आर और स्टार्स। तो ये 5 पार्ट्स हैं स्ट्रिंग में स्पेस से सेपरेटेड। तो काउंट टोकन्स मेथड रिटर्न करता है कि कितने पार्ट हैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है उसमें। अब मुझे एक एक करके पार्ट निकालना है, तो मैंने लूप चलाया while j डॉट हैज मोर टोकन्स इक्वल टू ट्रू। जब तक टोकन निकालने के लिए बचे हुए हैं तब तक ये लूप चलना चाहिए। लूप के अंदर मैंने लिखा j डॉट नेक्स्ट टोकन। तो पहली बार लूप चलेगा, पहला टोकन निकलेगा मतलब द, अगली बार दूसरा टोकन फॉल्ट, फिर इन, फिर आर, फिर स्टार्स। ये सारे टोकन निकल जाएंगे। उसके बाद जब ये वापस ऊपर जाएगा तो हैज मोर टोकन्स मेथड क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि सारे टोकन्स मतलब पार्ट्स निकल चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ j डॉट काउंट टोकन्स, तो अब कितने टोकन्स निकलने बाकी बचे हुए हैं? एक भी नहीं। तो अब काउंट टोकन्स क्या रिटर्न करेगा? 0। अब अगर काउंट टोकन 0 रिटर्न कर रहा है, अब मैं अगर नेक्स्ट टोकन मेथड को कॉल करके टोकन निकालने की कोशिश करूंगा तो एक्सेप्शन आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो इसका मतलब स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर जो मेथड्स हैं, पहला है काउंट टोकन्स जो रिटर्न करता है कितने टोकन्स निकालने बाकी बचे हुए हैं। दूसरा मेथड है एक एक टोकन निकालने के लिए नेक्स्ट टोकन। और तीसरा ये चेक करने के लिए कि टोकन्स निकालने के लिए बचे हैं या नहीं, हैज मोर टोकन्स। हैज मोर टोकन्स, अगर टोकन्स निकालने के लिए बचे हुए हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं बचे हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आ जाए, स्ट्रिंग टोकेनाइजर का बेनिफिट क्या है कि इसमें अपन मल्टीपल सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास का जो स्प्लिट मेथड था उसमें तो एक ही सेपरेटर होता है, यहाँ पे मल्टीपल सेपरेटर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रिंग क्यू डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने वर्ड्स दिए और वर्ड सेपरेट किए हैं मैंने या तो कॉमा से या कॉलन से। लेक कॉलन रिवर कॉमा फिर कॉलन। अब स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, पहला आर्ग्यूमेंट तो कौन सी स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करना है और दूसरे आर्ग्यूमेंट में सेपरेटर कौन कौन से यूज करने हैं। तो मैंने एक सेपरेटर तो दिया कॉमा और दूसरा दिया कॉलन। तो अब कॉमा और कॉलन से सेपरेट करेंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर 5 पार्ट होंगे। पहला पॉन्ड, दूसरा लेक, तीसरा रिवर, चौथा सी और पांचवा ओशियन। तो स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर अपन मल्टीपल सेपरेटर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं
जिनका यूज करके ये स्ट्रिंग को पार्ट्स में ब्रेक करेगा। उसके आगे तो वही चलाया अपन ने लूप, हैज मोर टोकन्स तक, और एक एक टोकन निकाला। तो सबसे पहले पॉन्ड प्रिंट होगा, फिर लेक, फिर रिवर, फिर सी, और फिर ओशियन। मैंने लिया स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू, कॉमा और कॉलन से सेपरेट है। अब स्ट्रिंग टोकेनाइजर जे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्यू, मतलब क्यू वाली स्ट्रिंग को पार्ट्स में ब्रेक करना है, कॉमा और कॉलन सेपरेटर का यूज करके, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में मैंने ट्रू दिया है। इसका मतलब जो सेपरेटर होगा ना, उसको भी एक टोकन ही मानेगा अभी। तो अगर आप चाहो कि सेपरेटर को भी टोकन माने, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, थर्ड आर्ग्यूमेंट में ट्रू दे सकते हो, 3 आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में। अब पहला पार्ट क्या होगा, पॉन्ड, दूसरा कॉमा, तीसरा लेक, चौथा कॉलन, पांचवा रिवर, छठा कॉमा, सातवां सी, आठवां कॉलन, और नौवां ओशियन। तो काउंट टोकन्स क्या रिटर्न करेगा, 9। तो अगर आप चाहो कि सेपरेटर को भी टोकन ही माना जाए, तो 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, उसके तीसरे आर्ग्यूमेंट में ट्रू पास करेंगे। अब स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर एक तो अपने पास ऑप्शन होता है नेक्स्ट टोकन मेथड, एक एक टोकन निकालने के लिए, और दूसरा मेथड होता है हैज मोर टोकन्स। अब उसकी जगह अगर आप चाहो तो हैज मोर एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, और एक एक एलिमेंट निकालने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट एलिमेंट में और नेक्स्ट टोकन में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट टोकन मेथड तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो अपन उसको पिछले प्रोग्राम में स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में डायरेक्टली असाइन कर रहे थे। जबकि नेक्स्ट एलिमेंट मेथड क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट। इसको स्ट्रिंग में असाइन करना है, तो आपको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका है एक एक टोकन निकालने का। ये दोनों मेथड्स, हैज मोर एलिमेंट्स और नेक्स्ट एलिमेंट, पिछली क्लास में अपन ने इनमरेशन के साथ किए थे। ये स्ट्रिंग टोकेनाइजर में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि स्ट्रिंग टोकेनाइजर जो है वो इनमरेशन इंटरफेस को उसने इंप्लीमेंट कर रखा है, तो उसके अंदर भी आप ये मेथड्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रिंग डिक्लेयर करी मैंने, द फॉल्ट कॉमा इन आर स्टार्स। अब की बार मैंने कॉमा दिया है, द फॉल्ट कॉमा इन आर स्टार्स। स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जे, इसमें मैंने पास किया क्यू वाली स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करना है, और स्पेस दी मैंने यहाँ, तो स्पेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो स्पेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट आएगा द, फिर स्पेस है, दूसरा पार्ट फॉल्ट कॉमा इन, तीसरा पार्ट आर, और चौथा पार्ट स्टार्स। 4 ही पार्ट है, क्योंकि फॉल्ट और इन के बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया, कॉमा दिया। तो यहां तो ये स्ट्रिंग को 4 पार्ट्स कंसीडर कर रहा है, तो काउंट टोकन से 4 आएगा। फिर मैंने यहां लिखा while j डॉट हैज मोर टोकन्स इक्वल टू ट्रू। अब इसके अंदर मैंने दिया j डॉट नेक्स्ट टोकन। तो नेक्स्ट टोकन किसके अकॉर्डिंग टोकन निकालता है, सेपरेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने तो यहाँ क्या दे दिया, नेक्स्ट टोकन एक आर्ग्यूमेंट वाला भी होता है। ये क्या करेगा, जो मैंने डिफॉल्ट सेपरेटर दिया है उसके अकॉर्डिंग टोकन नहीं निकालेगा। ये जो मैंने नया सेपरेटर दे दिया है यहाँ, उसके अकॉर्डिंग टोकन निकालेगा। और अब सेपरेटर भी चेंज हो गया, तो अपन नेक्स्ट टोकन मेथड को नया सेपरेटर भी पास कर सकते हैं। तो ये कॉमा का यूज करके टोकन निकालेगा, और आगे जो सेपरेटर है वो भी कॉमा हो गया। तो अब पहला पार्ट आएगा द फॉल्ट, दूसरा पार्ट आएगा इन आर स्टार्स। तो नेक्स्ट टोकन बिना आर्ग्यूमेंट वाला, तो जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर सेपरेटर दिए हैं, सेपरेटर मतलब डिलिमिटर, उनके अकॉर्डिंग टोकन निकालता है। और जो नेक्स्ट टोकन एक आर्ग्यूमेंट वाला है,
वो जो भी मैंने नए सेपरेटर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी टोकन निकालेगा और आगे भी टोकन उसी सेपरेटर के अकॉर्डिंग निकालेगा। इसका आंसर जैसा आप देख रहे हो क्या आएगा, पहला टोकन द फॉल्ट, दूसरा इन आर स्टार्स। तो मुझे एक ईमेल एड्रेस का इनपुट लेना है, उसमें चेक करना है कि स्पेस नहीं होनी चाहिए, उसके एंड में .com .in या .net होना चाहिए, ईमेल एड्रेस अपर केस A to Z या लोअर केस A to Z से स्टार्ट होना चाहिए, और सर्वर नेम में कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए। सर्वर नेम का मतलब है यहाँ पे abc@yahoo.com, याहू सर्वर हो गया, उसमें 2 कैरेक्टर होने चाहिए। जीमेल में जैसे 4 हैं, ऐसे याहू में 5 हैं। तो ये अपने को वैलिडेशंस चेक करने हैं, ये आप ध्यान से समझो। इसका यूज करके आप जावा का यूज करते हुए स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हो। मैंने क्यू नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया ईमेल एड्रेस का, एक वैलिड नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ट्रू असाइन किया। वैलिड क्यों लिया है, ये एक फ्लैग वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने वैलिड रखा है। वैलिड में ट्रू मतलब ईमेल एड्रेस वैलिड होगा, और वैलिड में फॉल्स मतलब ईमेल एड्रेस इनवैलिड है। तो अब मुझे सबसे पहले तो चेक करना है कि स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस है तो इनवैलिड है ईमेल एड्रेस। तो अब स्पेस आप लोग लूप चला के चेक करते हो, काफी सारों ने लूप चला के चेक करी है स्पेस। अब मैंने लिखा यहाँ q डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस, इंडेक्स ऑफ का यूज करके मैंने स्पेस को सर्च किया। अगर स्पेस को सर्च करने पे -1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब स्पेस है, क्योंकि जब अपन इंडेक्स ऑफ का यूज करके सर्च करते हैं तो जो मैंने दिया है अगर वो नहीं मिला तो -1 रिटर्न करता है, और मिल गया तो -1 के अलावा कुछ रिटर्न करेगा। तो मैंने कंडीशन लगाई अगर इंडेक्स ऑफ स्पेस नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब स्पेस मिल चुकी है, तो ये इनवैलिड है। तो मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया इनवैलिड एड्रेस एज स्पेस इज नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस, और वैलिड नाम के वेरिएबल में मैंने फॉल्स कर दिया। अब मुझे आगे कुछ भी चेक नहीं करना है, तो जैसे सी में एग्जिट फंक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे भी एग्जिट होता है, सिस्टम क्लास का एग्जिट फंक्शन, जिसको आपको आगे नंबर पास करना होता है। तो अभी तो मैंने यहाँ 0 पास किया है। सेकंड कंडीशन क्या है कि .com.in या .net से एंड होना चाहिए। तो अब यूजर तो ये .com .in .net किसी भी केस में दे सकता है, तो मुझे बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर ने जो भी दिया है उसको मैंने पहले अपर केस में कन्वर्ट कर लिया, q डॉट टू अपर केस, और अपर केस में कन्वर्ट करके मैं उसको किस में लेके आ गया, j नाम के वेरिएबल में। तो यूजर ने जो भी ईमेल एड्रेस दिया होगा वो अपर केस में कन्वर्ट होके j में आ जाएगा। फिर मैंने कंडीशन लगाई इफ j डॉट्स एंड्स विद .com और j डॉट एंड्स विद .net और j डॉट एंड्स विद .in, तो ये तो सारी वैलिड है कंडीशन। इधर मैंने नॉट लगा दिया, नॉट मतलब अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मैसेज आएगा इनवैलिड एड्रेस, और वैलिड में फॉल्स हो जाएगा, और फिर सिस्टम डॉट एग्जिट 0। तो मैंने जो यहाँ कंडीशन लगाई है वो लगाई है मैंने, वैलिड वाले तो हैं कॉम, नेट और इन, और यहाँ मैंने नॉट लगा दिया, मतलब अगर इनके अलावा कुछ भी है तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, वैलिड में फॉल्स कर देगा, और सिस्टम डॉट एग्जिट मतलब इससे बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। तीसरी कंडीशन है स्टार्ट्स विद A to Z और A to Z, लोअर केस A to Z या अपर केस A to Z से स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए अपन ने J नाम के वेरिएबल में पूरा कन्वर्ट तो कर ही लिया अपर केस में, अब पूरा अपर केस में आ गया। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ
इफ j डॉट कैरेट ऑफ 0, मतलब j में जो ईमेल एड्रेस है उसका 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू z है, इसका मतलब ये क्या है, वैलिड है a टू z वाला। तो अब मैंने यहाँ नॉट लगा दिया, इसका मतलब अगर इसके अलावा कुछ भी है तो मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड एड्रेस। मैंने यहाँ वैलिड वाली कंडीशन लगाई, ये तो वैलिड है तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, और मैंने यहाँ नॉट लगा दिया। नॉट मतलब अगर इसके अलावा कुछ भी है तो अंदर आके मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड एड्रेस, और उसके बाद वैलिड में फॉल्स कर देगा और सिस्टम डॉट एग्जिट। मुझे पहला कैरेक्टर चेक करना है, इसलिए मैंने कैरेट ऑफ 0 दिया है कि फर्स्ट कैरेक्टर ए टू जेड के बीच में होना चाहिए। सिर्फ अपर केस की कंडीशन ही लगानी पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको अपर केस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ऊपर जे में असाइन कर चुका हूँ। अपन जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो अगर इनवैलिड है तो वैलिड में फॉल्स असाइन करके कर रहे हैं। ये इसको करने का एक तरीका है, आप चाहो तो किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, मुझे ये करना है कि सर्वर नेम में कम से कम 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो सर्वर नेम कौन सा होता है पहले तो अपन ये देखें। यूजर ने यहाँ पे दिया abc@ya.com और abc@y.com, तो y.com वाला तो इनवैलिड है क्योंकि सर्वर के नेम में एक ही कैरेक्टर है y, जबकि ये ऊपर वाला वैलिड है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, @ को सर्च किया, int j डॉट इंडेक्स ऑफ @ को मैंने सर्च किया, जहां भी मिला उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। और लास्ट से मैंने डॉट को सर्च किया तो डॉट जहां भी मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब ऊपर वाले केस में देखें तो @ मिलेगा 3 पे और डॉट मिलेगा 6 पे। नीचे वाले केस में @ मिलेगा 3 पे और डॉट मिलेगा 5 पे। तो नीचे वाला तो इनवैलिड है और ऊपर वाला वैलिड है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई, अगर .2 माइनस .1 लेस देन इक्वल टू 2 है, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 और इधर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 3, तो ऊपर वाला तो वैलिड है, नीचे वाला इनवैलिड है। तो .2 वाली पोजीशन, .1 वाली पोजीशन, .2 और .1 वेरिएबल के नाम है, इनके नाम अपन कुछ और भी रख सकते हैं। तो .2 में तो डॉट की पोजीशन है, .1 में @ की पोजीशन है। अगर इनका डिफरेंस 2 से ज्यादा है, जैसे कि ऊपर वाले केस में है, तो वैलिड है और 2 या उससे कम है तो इनवैलिड है। ये मैंने यहाँ कंडीशन लगाई। अब मैंने यहाँ लास्ट में कंडीशन चेक करी, अगर वैलिड में ट्रू है अभी भी, तो इसका मतलब एक भी कंडीशन इनवैलिड नहीं है, तो मैसेज डिस्प्ले करेगा ईमेल एड्रेस इज वैलिड। तो वैलिड में अगर लास्ट तक ट्रू रहेगा तो मैसेज प्रिंट करेगा ईमेल एड्रेस इज वैलिड, और कहीं भी अगर इनवैलिड मिला तो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड का।